Hello everyone, it is the third lecture of 9th class, Atoms and Molecules, and today topic is Atoms. तो एटम क्या होता है? देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो एटम क्या होता है भाई? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का. स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है, और जो इट मे बी एग्जिस्ट और नॉट, यानी जो एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं. देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझो, जैसे हाइड्रोजन है तो H2, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में. तो H2 क्या है? यहाँ एलिमेंट है, बट इसका जो एटम होगा तो एटम क्या होगा आपके पास? H इसका एक एटम होगा. तो हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, उसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन. जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O2, तो ये एलिमेंट है, एटम नहीं है. तो एटम क्या होगा? O. केवल O क्या होगा? इसमें एटम होगा. तो बहुत सारे जो एटम है वो एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जिस्ट नहीं कर सकते. जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इनके जो एटम है वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. नाइट्रोजन, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन क्या होगा? N2, तो इसका एटम होगा N. तो ये एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है ना. एलिमेंट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, बट बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं. जैसे नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारे एलिमेंट भी यही हैं और एटम भी यही हैं. तो एटम एग्जिस्ट करते हैं इनके. जैसे आयरन है Fe, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. सिल्वर है, जैसे सिल्वर मीन चांदी बोलते हो आप जिसको, ठीक है ना, Ag, तो सिल्वर भी एग्जिस्ट करता है. गोल्ड Au, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. ओके. तो देखो क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पोर्शन या पार्टिकल होता है किसी मैटर का जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है. अब इस पॉइंट को देखो, केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करेगा. मान लो कोई केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं. देखो अब हाइड्रोजन का एटम को कैसे हम सोचते हैं भी एटम है कि नहीं है. देखो एक रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे H2 + O2, क्या फॉर्मेशन आएगी? H2O. तो ये वाटर है, ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस. जैसे रिएक्शन करेगी आपके पास वाटर की फॉर्मेशन आ जाती है. अब देखो वाटर की फॉर्मेशन कैसे आई होगी. सबसे पहले जो H और H, यानी जो ये एलिमेंट है ये बीच से ब्रेक हुआ होगा. सेम उसी तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बीच से ब्रेक हुई होगी, तो बाद में इन्होंने रिएक्शन किया है यहाँ. ठीक है ना. तो इसका मतलब रिएक्शन के दौरान एटम तो मिलता है, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट ब्रेक हो जाता है किसके अंदर? एटम की फॉर्म में. तो यही चीज़ लिखी है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. तो जितने भी एटम है किसी भी एलिमेंट के, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो पहले क्या करेंगे, वो एलिमेंट ब्रेक हो जाते हैं एटम के अंदर, फिर वो एटम्स क्या करेंगे? आगे रिएक्शन शो करते हैं. और मे नॉट एग्जिस्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया. कुछ एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो क्या करते हैं? यहाँ लिखे थे, वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है ना. नोबल गैस जो भी है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, उनके एटम एग्जिस्ट करते हैं. बट जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, सल्फर S8, फास्फोरस P4, तो इनके एटम एग्जिस्ट नहीं करते. ये इस फॉर्म में मिलते हैं. जैसे नाइट्रोजन है, अब एयर के अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ऐसे मिलेगी आपको बॉन्डिंग में, यानी ऑक्सीजन O2, यानी O का मोलिक्यूल, सॉरी एटम, और दूसरा एटम ऐसे बॉन्डिंग में आपको मिलते हैं. तो इसका मतलब क्या है? ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको, एलिमेंट की फॉर्म में मिलते हैं आपको. ओके. तो इसके कुछ पॉइंट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटम की. देखो फर्स्ट क्या है, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर. यानी कोई भी मैटर है, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से. जैसे 1 2 3 स्टेप वाइज आप ऐसे लगाते हो तो बहुत बिल्डिंग तैयार हो जाती है, एक रूम तैयार हो जाता है. उसी तरह किसी भी मैटर को बनाने के लिए, या मैटर के अंदर क्या एटम अटैच होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे एटम की कम्बिनेशन होती है किसी भी मैटर के अंदर. तो एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है. दूसरा क्या, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. अब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर तो डिवाइड हो जाता है वो, लेकिन आगे जैसे हम रिएक्शन के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं H और H के अंदर, ये एक अंजप्शन है, एक सोच है, ऐसे हुआ होगा, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर पाते. कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इन फर्दर रिएक्शन. रिएक्शन के दौरान दोबारा उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. ओके भाई. थर्ड क्या भी, एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन कम्बिनेशन विद एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट. जो एटम है वो क्या होता है? वो कंबाइंड होता है या तो सेम एलिमेंट के साथ या सेम एटम के साथ. सेम एटम के साथ कैसे कंबाइंड होगा? देखो जैसे हाइड्रोजन है
तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, तो इसके अंदर एक H और दूसरा H, यानी किस चीज़ की फॉर्मेशन आती है, H2। तो ये क्या एक एलिमेंट है, ठीक है ना, H प्लस H, तो आपके पास क्या आ जाता है H2, O प्लस O क्या आएगा O2। तो ये क्या सेम एटम कंबाइन होने के बाद एलिमेंट की फॉर्मेशन आती है, या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे देखो H2 प्लस O2 तो क्या आएगा H2O। तो ये डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड हुए तो आपके पास एक मॉलिक्यूल आ जाता है वाटर का। तो यही चीज़ है, एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। एक एलिमेंट के साथ भी कंबाइंड हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के साथ भी एटम, या फिर डिफरेंट के साथ भी कंबाइंड हो सकते हैं कोई भी एटम। जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं जैसे HCl, H2SO4, तो इसके अंदर क्या है, ये डिफरेंट एटम कंबाइंड तो हुए हैं, उसके बाद आपके पास एक न्यू केमिकल कंपाउंड आ जाता है भाई। ओके, अब देखो फोर्थ, तो फोर्थ क्या होगा, सिंस द एटम ऑफ नोबल गैस आर अनरिएक्टिव। नोबल गैस क्या होती है, नॉन रिएक्टिव गैसों को नोबल गैस। ग्रुप 18, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे उसके अंदर होता है जो ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो ये सारे क्या होते हैं Rn। तो ये नोबल गैस होती है। नोबल गैस मतलब नॉन रिएक्टिव, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, उसको बोलते हैं नोबल गैस, नॉन रिएक्टिव। 9th क्लास में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ज़्यादा, तो फिलहाल आप ऐसे याद कर लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी क्या होती हैं नोबल गैस। ये एज इट इज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीलियम He, तो ये एटम भी यही है, एलिमेंट भी यही है इसका, ठीक है ना, तो एग्जिस्ट करती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एटम क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच टेक इन पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन विच मे बी एग्जिस्ट, मे नॉट बी एग्जिस्ट भी, उसको बोलते हैं एटम। अब एटम की पूरी डिटेल, उसके अंदर एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीटली। ओके, उसके बाद आ जाता है इसका साइज। अब जो एटम है हमने क्या स्टडी किया, स्मॉलेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का। इतना ज़्यादा स्मॉल साइज का अगर आप नेक्ड आई, यानी अगर नॉर्मली आप आंखों से देखोगे तो एटम आपको दिखाई नहीं देता। इवन आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखोगे ना तो डायरेक्टली आप एटम को नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे एक ये पॉइंट लगाया, ये मैंने मार्कर से, तो ये रेड पॉइंट अंदर, तो इसका भी लाखों करोड़वां हिस्सा छोटा, वो क्या होता है एटम। एटम बहुत ज़्यादा छोटा है, जितना आप सोच रहे हो ना उससे कई गुना ज़्यादा छोटा एटम होता है, यानी इसका भी हज़ारों लाखों करोड़वां हिस्सा वो क्या होता है, एटम होता है, भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अब देखो, अब एटम इतना ज़्यादा छोटा पार्टिकल है कि आप नेक्ड आई से तो उसको देख नहीं सकते। इवन अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप के भी नीचे आपको कभी भी एटम दिखाई नहीं देता। तो एटम देखने के लिए आपके पास एक माइक्रोस्कोप होता है जिसको बोलते हैं STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। यानी ये माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उसकी इमेज ड्रा करता है कंप्यूटर के ऊपर, फिर आप कंप्यूटर के ऊपर उस एटम के स्ट्रक्चर को देख पाते हो। यानी आप लाइव नहीं देख पाते, ये डायग्राम ड्रा करेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या किसी स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन की हेल्प से फिर आप इसको देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो इतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो यूनिट क्या यूज करनी पड़ेगी अब स्मॉलेस्ट, तो किसी एटम की रेडियस या फिर उसके साइज को मापने के लिए नैनोमीटर यूज करते हैं, नैनोमीटर, ठीक है ना। तो एटम के साइज को मापने के लिए नैनोमीटर यूनिट का यूज किया जाता है। और जो 1 मीटर है वो कितने नैनोमीटर के इक्वल होता है, 9 नैनोमीटर। यानी 9th क्लास से याद रखना, नैनो 9 10⁻⁹, 1 मीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट साइज होता है जो एटम, वो होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का जो एटम है उसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन के एक एटम का जो साइज है वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। तो इतना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होता है, और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एटम होता है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो ये था आपके पास एटम। एटम क्या है, उसका साइज क्या है, उसको आप कैसे मेजर करते हो भाई। उसके बाद कर लेते हैं हम सिंबल, ठीक है ना, सिंबल ऑफ एटम्स। स्टार्टिंग में जो हमें सिंबल दिए गए थे उसके बाद आज हम यूज़ करते हैं इनके नेम, जैसे हाइड्रोजन H है, लेकिन सबसे पहले इनके कुछ सिंबल दिए थे, उन सिंबल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। नाउ सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे जोहन डाल्टन, यानी उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन दी थी कि आप किसी भी एटम को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दी थी, यानी उस स्ट्रक्चर की फॉर्म में आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा कामयाब, या बोल सकते हो आप ये सिंबल ज़्यादा कामयाब
नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने कुछ सिंबल दिए थे और उन्होंने उसके साथ उनकी अमाउंट को भी रिप्रेजेंट किया था, यानी ये स्मॉल अमाउंट में मिलेगा, ये लार्ज अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उन्होंने चक्कर और चक्कर के अंदर एक डॉट लगाया था, तो ये हाइड्रोजन है, स्मॉल अमाउंट में मिलता है। फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, तो इस तरह उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे सिंबल के फॉर्म में। तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हमारे पास जे बर्जीलियस। तो जो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया था सिंबल फॉर्म के अंदर, या आप बोल सकते हो कि मॉडर्न सिंबल इन्होंने दिए हैं। जो आज के टाइम आप सिंबल स्टडी करते हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, तो ये इन्हीं की देन है। तो सबसे पहले इन्होंने बोरॉन का सिंबल दिया था, तो बोरॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है B से। उसके बाद कार्बन, तो इन्होंने बोला था कार्बन को रिप्रेजेंट करोगे आप C से। तो देखो उन्होंने क्या बोला था, द एलिमेंट्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। यानी आप क्या करोगे, जो नेम है एलिमेंट का या फिर एटम का, जैसे हाइड्रोजन है, तो उसका आप फर्स्ट लेटर यूज करोगे, या फिर आप उसके अदर लेटर भी यूज कर सकते हो। और जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर आप स्मॉल यूज करोगे। जैसे बोरॉन के अंदर बी, कार्बन के अंदर सी, नाइट्रोजन के अंदर एन यूज करोगे, ऑक्सीजन के अंदर आप ओ यूज करोगे। जैसे हीलियम है, तो हीलियम के अंदर आप एच यूज करोगे। हाइड्रोजन के अंदर आपने क्या यूज किया, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आता है तो हाइड्रोजन के अंदर एच यूज हो जाता है, तो यहाँ आप एच यूज करोगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है ना। उसी तरह जैसे आपके पास मान लो सोडियम है, तो सोडियम को यूज करोगे आप Na। इसको नोटिस करना, मैं बताता हूँ ये Na क्यों यूज किया। उसके बाद जैसे पोटासियम है, तो पोटासियम को आप यूज करोगे K। ठीक है ना। तो इस तरह उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो उन्होंने यही बोला था कि कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर अगर आप यूज़ करते हो तो वो क्या होगा, स्मॉल है। तो इस तरह उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दी थी, जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन थी। तो क्लोरीन के लिए Cl था। ये सभी रिप्रेजेंटेशन उन्हीं की देन होती है अभी। तो सबसे पहले जो ये नेम है, जैसे नेम आ जाते हैं एटम या एलिमेंट के, तो वो कैसे किए गए थे। तो उसके बाद आता है हमारे पास IUPAC। तो आज के टाइम जो ये नेम है, जो हम नेम देते हैं या केमिस्ट्री में आप नेम स्टडी करते हो, या जो रूल रेगुलेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, IUPAC। तो IUPAC एक यूनियन है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक संस्था थी 1997 के अंदर। इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन दी थी भी, जिस बेस पे आप नेम दोगे या फिर कोई भी रिसर्च होगी केमिस्ट्री में, तो इनसे आपको पहले पूछताछ करनी पड़ेगी या इनसे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। कोई भी नेम देते टाइम या कोई भी आपकी न्यू रिसर्च है या आप उसको केमिस्ट्री के अंदर ऐड करना चाहते हो, तो एक यूनियन है तो ये अलाउड करेगी। ये नहीं है कि आज आप आपकी मर्जी से कोई भी एलिमेंट को सर्च करो और नेम दे सकते हो, तो पहले आपको IUPAC की परमिशन लेनी पड़ती है। भाई तो एक यूनियन है। आज के टाइम जो भी नेम लिखा जाता है इनकी परमिशन से लिखा जाता है एलिमेंट का। तो टोटल आज हमारे पास 118 एटम है, यानी 118 ही एलिमेंट हमारे पास। तो इनके जो नेम है या आगे जो सर्च होंगे उनके जो नेम है वो किसकी परमिशन से लिखे जाएंगे, IUPAC की परमिशन से लिखे जाते हैं। तो एक यूनियन है ये। ओके, अब देखो जो स्टार्टिंग में आपने नेम दिया, जैसे बोरान B है, कॉपर CO है, तो ये स्टार्टिंग में जो नेम दिए थे, तो ये नेम पहले जो नेम था उसके लिए कोई खास फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। क्या करते थे साइंटिस्ट, या तो अपने नेम पे या फिर जहाँ से वो एलिमेंट या एटम सर्च हुआ उसके नेम से राइट कर देते थे। जैसे कॉपर है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है CO, क्योंकि वो साइप्रस के अंदर मिला था, इस वजह से उसको कॉपर बोला जाता है। ठीक है। और जो जैसे प्लोनियम है, रिप्रेजेंट है PO, तो वो पोलैंड से मिला था। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने उस एलिमेंट या एटम का नेम उस प्लेस या फिर उस जगह के नेम के बेस पे रखा था, या फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने नेम के बेस पे एलिमेंट्स के नेम रखे थे। ठीक है ना। तो इस बेस पे हम सिंबल या नेम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो बात कर लेते हैं अब जैसे Na और K। जैसे ये नेम देखो, नेम सोडियम, बट ये क्या है, पोटासियम। सोडियम को Na से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, S से क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। उसी तरह पोटासियम को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, P से क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया जाता।
एक्चुअली जो ये वर्ड है ना Na और K है तो ये सोडियम, बट जो इनको लैटिन है या फिर आप बोल सकते हो अदर लैंग्वेज के अंदर इसके अदर नेम है। तो हमारे पास 11 ऐसे एलिमेंट है जिनका नेम अलग है और रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो देखो जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है Na, क्योंकि लैटिन नेम होता है इसका नाइट्रियम। कॉपर है, इस Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्यूप्रम होता है। उसी तरह आयरन है, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका लैटिन नेम होता है फेरियम। पोटाशियम है कैलियम, इसका लैटिन नेम होता है अभी सिल्वर, अर्जेंटम, गोल्ड, ओरियम, मरकरी, हाइड्रोजियम, लेड, प्लम्बम। तो इस वजह से इसको Pb से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कुछ नेम हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से उठाए गए हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में जैसे सोडियम है तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज के अंदर ये क्या होता है नेटीरियम है। तो नेटीरियम से Na यूज यहाँ किया जाता है, इस वजह से इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी Na होती है अभी। उसी तरह पोटाशियम, तो हमारे पास 10-11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिंबल अलग है और उनका नेम अलग है, क्योंकि नेम हमने इंग्लिश में यूज किए हैं और इनके सिंबल हमने कहाँ से यूज किए हैं, या तो लैटिन लैंग्वेज से या ग्रीक लैंग्वेज से यूज किए हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।